हेलो फ्रेंड्स, ये साइंस का प्रैक्टिस सेट 13 है और आज भी हम इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी ऑप्शन हैं उन सभी के बारे में भी समझेंगे ताकि एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है। ऑप्शन है तांबा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तांबा, क्योंकि जो फ्यूज तार है उसके लिए क्या कैरेक्टर होना चाहिए, उसका जो गलनांक होता है वो कम होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, तो जो अगर तांबा होता है उसका जो गलनांक होता है टंगस्टन की अपेक्षा, एल्यूमिनियम की अपेक्षा कम होती है, इसी वजह से तांबा का यूज करते हैं। गलनांक क्यों कम होना चाहिए? अगर कोई शॉर्ट सर्किट घर के किसी भी पार्ट में लगे तो फ्यूज फट से गल जाए। अगर आप उच्च गलनांक वाले पदार्थ का अगर यूज़ करेंगे फ्यूज में, तो आपके घर का टीवी फ्रिज सब उड़ जाएगा, फ्यूज वैसा का वैसा रह जाएगा। तो वैसे फ्यूज के लिए वायर का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि वैसे पदार्थ का यूज किया जाता है जिसका गलना कम हो। तो तांबा बेस्ट होता है, ठीक है, तांबा का यूज करते हैं। हाँ, टंगस्टन का किस में यूज करते हैं? तो फिलामेंट बनाने में, इसका सिंबल होता है डब्लू, इसका यूज करते हैं हम लोग फिलामेंट बनाने में। ठीक है, जो 100 वाट का बल्ब आता है, 150 200 वाट का बल्ब, उसमें जो फिलामेंट होती थी इस प्रकार स्प्रिंग टाइप की, वो फिलामेंट बनाने में टंगस्टन धातु का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें जो होते हैं टंगस्टन का गलनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है अनंत होता है, शून्य होता है, 5000 ओम होता है, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका अनंत होता है। ठीक है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। ठीक है, प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। ऑप्शन दे रखा है तांबा, टंगस्टन, मैग्नीज, कोई नहीं या एक से अधिक। तो संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा। ठीक है, क्योंकि तांबा ऐसी धातु है जिसकी इलास्टिसिटी बेस्ट होती है। ठीक है, कोई भी तार बनाने के लिए जो होती है सबसे बेस्ट, सबसे पहले गोल्ड होता है। ठीक है, दूसरा नंबर पे कॉपर होता है। ठीक है, तो गोल्ड तो महंगा आता है, लेकिन तो इसीलिए सबसे अधिक कॉपर का वायर का यूज किया जाता है। ठीक है, टंगस्टन नहीं, टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है, इसी वजह से उसका यूज नहीं करते बल्कि तांबा का यूज करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है। ऑप्शन दे रखा है फाइब्रिन, हेपेरिन, मायोफिब्रिल, कोई नहीं या एक से अधिक। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये कि रक्त का जो थक्का है उसको बनाने में कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है। तो ये तीनों प्रोटीन ही दे रखे हैं, तो एक आंसर राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फाइब्रिन। जो फाइब्रिन नाम के प्रोटीन होते हैं ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। रक्त का थक्का बनाने जैसे जैसे आपका ये बॉडी पार्ट का कहीं भी अगर कट हो गया तो वहाँ पे जो होते हैं ये फाइब्रिन जाके ब्लड को क्लोट करते हैं और वहाँ पे थक्का बना देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि ब्लड बाहर नहीं निकल पाता। और ये जो हेपेरिन प्रोटीन है जस्ट फाइब्रिन के अपोजिट होता है, यानी इसका उल्टा काम करता है। फाइब्रिन क्या प्रोटीन क्या कर रहे थे? रक्त का थक्का बना रहे थे, और ये हेपेरिन रक्त का थक्का बनने से रोकते हैं। ठीक है, ये भी क्यों जरूरी है? अगर हमारे बॉडी के अंदर रक्त का थक्का बनने लगेगा तो बॉडी का सर्कुलेशन, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो रुक जाएगा। तो अगर सर्कुलेशन अगर धीमा हो गया, रुक गया, तो इनसे आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए रक्त को पतला बनाए रखने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? तो ये हेपेरिन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। मायोफिब्रिल किस तरह का प्रोटीन है? तो मायोफिब्रिल जो है ना, ये एक तरह का मसल्स प्रोटीन है। मसल्स प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन आते हैं? एक्टिन और मायोसिन। ये दोनों ही मायोफिब्रिल प्रोटीन है। हमारे जो मसल्स हमारी इच्छा अनुसार मूवमेंट करते हैं उस किसके वजह से करते हैं? तो इसी मायोफिब्रिल प्रोटीन के वजह से करते हैं। तो अतः मायोफिब्रिल मसल्स प्रोटीन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा डाउन सिंड्रोम है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है 45, 46, 47, इनमें से कोई नहीं या एक से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 47। ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ये क्रोमोजोम की संख्या है। नॉर्मली मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या होती है 46। ठीक है, 46 में जो होते हैं, जो 44 तक क्रोमोजोम होते हैं, इसे हम ऑटोसोम कहते हैं। ये मेल हो या फीमेल हो, दोनों में समान होते हैं। उसके अलावा जो 2 क्रोमोजोम होते हैं जिसे कि सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं, वो मेल में अलग और फीमेल में अलग होती है। मेल में होते हैं एक्स और वाई क्रोमोजोम और फीमेल में होती है एक्स और एक्स क्रोमोजोम। ठीक है,
और जो ये डाउन सिंड्रोम होते हैं, डाउन सिंड्रोम में क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं इधर ऑटोसोम वाले, इसमें 21वां जो जोड़ा होता है उसमें एक संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, एक संख्या में वृद्धि होने की वजह से नॉर्मली 46 क्रोमोसोम होते हैं और बढ़ के वो हो जाते हैं 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है, और ये 45 किस में होते हैं, ये होते हैं टर्नर सिंड्रोम में। ठीक है, इसका एक चार्ट यहाँ पे मैं रख देता हूँ। देखिए यहाँ पे दे रखा है जो 45 प्लस एक्स और एक क्रोमोसोम अगर गायब हो जाए, जीरो का मतलब एक क्रोमोसोम गायब हो जाए, तो इस तरह के डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के मतलब सिंड्रोम को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, और 44 और प्लस एक्स एक्स और एक एक्स्ट्रा आ जाए यानी एक्स एक्स वाई हो जाए, इसमें भी 47 हो रही है। डाउन सिंड्रोम में भी 47 हो रही है, वो एक ऑटोसोम में प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या अंतर होते हैं, डाउन सिंड्रोम में जो है ऑटोसोम में गड़बड़ी हो रही थी और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो रही है, तो एक्स एक्स वाई हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, पुरुष में जो है स्त्री वाला लक्षण आ जाते हैं, स्त्री में जो चेस्ट है वो फीमेल की तरह हो जाते हैं। ठीक है, बाकी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कार की बैटरी, ठीक है स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है। कार की बैटरी में कौन सा अम्ल यूज होता है, आश्विक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4 का यूज होता है बैटरी में, कार की बैटरी में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होते हैं बेसिकली हमारे स्टोमक में भी ये पाए जाते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रिक एसिड जो होते हैं HNO3 होते हैं। हाँ, अगर ये दोनों अम्ल मिल जाते हैं तो ये दोनों अम्ल मिलकर बनाते हैं एक्वा रेजिया, और ये एक्वा रेजिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसमें ये सोना भी गलने लग जाता है, जबकि नॉर्मली सोना किसी भी अम्ल के साथ रिएक्ट नहीं करते। लेकिन अगर एक्वा रेजिया हो, अगर HCl और HNO3 मिल जाए तो उससे कहते हैं एक्वा रेजिया, और एक्वा रेजिया में सोने भी गलने लग जाते हैं। तो उसमें HCl की 3 मात्रा, रेशियो बता रहा हूँ, HCl की 3 मात्रा और HNO3 की 1 मात्रा 3:1 के फॉर्म में रहता है एक्वा रेजिया, यानी HCl की 3 अणु और HNO3 के 1 अणु मिलकर बनाते हैं एक्वा रेजिया। आश्विक अम्ल क्या है, जब किसी अम्ल को गर्म करके फिर ठंडा किया जाता है तो उसे आश्विक अम्ल कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग पीलिया को प्रभावित करता है, यानी पीलिया में प्रभावित होता है, यहाँ कट करके होगा पीलिया में प्रभावित होता है। ऑप्शन दे रखा है आपका लीवर, किडनी, लंग्स, कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपको पता ही होगा कि पीलिया में जो होते हैं लीवर जो होते हैं उसकी वजह से प्रभावित होते हैं। ठीक है, और जब पीलिया होता है इसमें क्या होते हैं, पूरा जो मनुष्य का बॉडी होता है वो पीला पड़ जाता है। ठीक है, और ये किस वायरस के कारण होते हैं, ये हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण जो पीलिया नामक रोग होती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण। जो अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण है, ये तीनों ही जो हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट में जब नाभिक खंडन होते हैं तब ये तीनों किरण निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा किरण। तो अल्फा, बीटा, गामा किरण में जो भेदन क्षमता होती है सर्वाधिक होती है गामा किरण की। गामा किरण की जो तीव्रता होती है एग्जैक्ट प्रकाश की तीव्रता के बराबर होती है। इनसे कम फिर बीटा, बीटा से कम फिर होती है अल्फा भेदन क्षमता। तो ये सीक्वेंस है आपके भेदन क्षमता की। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रेयॉन किससे बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा रेयॉन किससे बनाया जाता है। ऑप्शन दे रखा है सेल्यूलोज से, अम्ल से, प्रोटीन से, कोई नहीं या एक से अधिक। रेयॉन जो होते हैं ये फर्स्ट मानव निर्मित संश्लेषित रेशा होते हैं। ठीक है, ये मानव निर्मित संश्लेषित रेशा ये होते हैं, रेशा होते हैं। ठीक है, रेशा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा ऊतक पौधे में सिंथेसिस भोजन का परिवहन करता है। सिंथेसिस मतलब संश्लेषित भोजन, जो कि भोजन बन जाता है उसी को ही कहते हैं सिंथेसिस भोजन। ठीक है, क्योंकि पौधा जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं और सिंथेसिस के फलस्वरूप भोजन बनता है। कहाँ बनते हैं, तो लीफ में। ठीक है, लीफ को ही प्लांट का किचन कहा जाता है। और जब वो बन जाता है तो किस ऊतक के द्वारा उसका परिवहन होता है। ऑप्शन दे रखा है जाइलम ऊतक के द्वारा, फ्लोएम ऊतक के द्वारा, स्थूल कोण ऊतक के द्वारा या कोई नहीं एक से अधिक।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है, जो लीफ होती है, लीफ में ही बनते हैं भोजन। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? जो जाइलम होते हैं, जो रूट होते हैं, रूट से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर लीफ तक पहुंचाने का काम करता है, और इसका जो डायरेक्शन होता है अपवर्ड होता है, यानी ऊपर की ओर। जड़ से पानी और खाद को अवशोषित करके ऊपर की ओर पहुंचाता है लीफ तक, और जब लीफ में भोजन बन जाता है तो जो ये होते हैं फ्लोएम होते हैं, ये ऊपर भी और नीचे भी पूरे प्लांट में क्या करते हैं, जो भोजन बनता है सिंथेसाइज्ड भोजन, उनको पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम करते हैं ये फ्लोएम। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाता है फ्लोएम। ठीक है, चल ये स्थूल कोण क्या करते हैं? ये जो स्थूल कोण उत्तक होते हैं, ये जो तना होते हैं, उसको ये लचीलापन प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, लचीलापन कौन लाता है? तो ये स्थूल कोण ऊतक ही लाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। अगर इसी तरह की डेली एमसीक्यूज आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके।